जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी अवगत करा दिया था कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का स्पेशल बैच लेके आने वाला हूं और उसी बैच के क्रम में आज मैं अपना दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो सिलेबस होता है, आयोग ने जो सिलेबस जारी किया था 2022 में, उसी सिलेबस को हम डिस्कस कर लिया था। और उस क्रम में आज हम लोग विषय भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे से जो सेकेंड लेक्चर होगा उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन सब्जेक्ट है, कौन सा? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, आज से हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस चीज को पहले हम लोग सीख लें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उस एग्जाम का जो सिलेबस होता है, जो पैटर्न होता है, उसको समझना बहुत आवश्यक होता है। अगर उस पैटर्न को, उस सिलेबस को सही से समझ लिया तो आधे एग्जाम की तैयारी तो वहीं से हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो आते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम जो सिलेबस है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। अच्छा, एक बात और, हम लोग इस पीटी के स्पेशल बैच में सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हम लोग को जरूरत है, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना कुछ कम पढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक क्या रहेगा? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। अच्छा, लिख तो दिया मैंने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। अब इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? देखिए, भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है। जानते भी होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान माना जाता है। ठीक है, तो इस संविधान में इतना सब कुछ भरा पड़ा है, इतने सारे रूल्स, इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे भाग, इतने सारे अनुसूचियां हैं कि उन सब के बारे में जानकारी करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के संविधान की कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि भारत का संविधान एक सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। ठीक है, भारत की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका को पुनरावलोकन की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, भारत के जो नागरिक हैं उनको एकल नागरिकता प्राप्त है। इसी टाइप की जो बहुत सारी विशेषताएं हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार में क्या क्या है? संविधान के बाद भारत की मुख्य विशेषताओं के बाद एक टॉपिक और आता है, भारतीय संविधान सभा। उसके बाद आता है भाग 1 में आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में आ जाता है नागरिकता। तो उन दोनों चीजों को हम लोग स्किप करें क्योंकि वो हमारे पीईटी के सिलेबस में नहीं है। तो इसके बाद हमारा मुख्य विशेषताओं के बाद सीधा क्या आएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको पता ही है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे मौलिक कर्तव्यों पर। किस पे आएंगे? मौलिक कर्तव्यों पर। तीसरे नंबर पर रहेगा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, मौलिक कर्तव्य क्या है? इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों के कौन कौन से मौलिक कर्तव्य दिए, या भारतीय संविधान के प्रति, भारत देश के प्रति, भारत के नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता बनी रहे। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
इसमें क्या पढ़ेंगे, ये होते क्या है। राज्य के नीति तत्व जो होते हैं वो राज्य के सरकार द्वारा बनाई गई जो नीतियां होती हैं, उन नीतियों को, जिन तत्वों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, उनका क्रियान्वयन किया जाता है, वो होते हैं राज्य के नीति तत्व। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी राज्य कोई योजना लेके आता है अपने नागरिकों के लिए, या जब भी कोई कार्य को करता है, अन्य कोई पॉलिसीज या नीतियां बनाता है, तो उसमें इन तत्वों का समाहन होना बहुत आवश्यक होता है। बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये उसमें होने ही चाहिए, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं होती है, लेकिन होना चाहिए, ये राज्य कल्याणकारी होते हैं। ठीक है। अगले में हम लोग पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है, देखिए जो संसदीय प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली ये इंग्लैंड से ली गई एक प्रणाली है। ठीक है। इस प्रणाली में क्या होता है कि जो भारत का या किसी भी राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसमें संसद का गठन होता है। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे संघीय प्रणाली। अच्छा, एक अभी हमने बोला संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा संदेह का विषय बना रहता है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली एक ही होती है। कोई कोई कहता है कि नहीं ये एक ही होती है, मतलब इनमें जो अंतर होता है, छोटी छोटी बारीकी अंतर होता है, वो बच्चे स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आएगा, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली क्या होती है, संघीय प्रणाली जो होती है उसमें, संघीय प्रणाली देखो, संघीय प्रणाली में किसी भी राष्ट्र या देश में सदन, क्या कहते हैं, सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इनमें इनमें और होता हमारा राज्य, राज्य मतलब राष्ट्र और राज्य, इनमें शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अर्थात हम युग अगर नए शब्दों में समझें तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा राष्ट्र है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे, राज्य आएंगे, राज्य आएंगे। ये राष्ट्र हो गया, ये हो गया राष्ट्र, और ये हो गए राज्य। तो इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा, अर्थात जिनको हम कहते हैं केंद्र राज्य संबंध, क्या कहते हैं, केंद्र राज्य संबंध, तो वही होती है हमारी संघीय प्रणाली। इसके विपरीत एक होती है एकात्मक, एकात्मक संघीय व्यवस्था। उसमें क्या होता है, उसमें राज्य, उसमें जो देश या राज्य होता है वो कई स्टेटों में बटा नहीं होता है, होता भी है तो उसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, उसमें संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है, या एकल राष्ट्र के पास होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है, और उसमें भी शक्तियों का बंटवारा है। राज्य की कुछ अपनी अलग शक्तियां हैं, केंद्र की कुछ अपनी अलग शक्तियां हैं। केंद्र के लिए नीति और रणनीति कुछ अलग विषय होते हैं, राज्य में नीति और रणनीति कुछ अलग विषय होते हैं, और कुछ समवर्ती भी होते हैं, मतलब दोनों के पास होते हैं। ठीक। उसी क्रम में अगला हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा न्यायिक ढांचा। अच्छा, न्यायिक ढांचा की बात करें तो न्यायिक ढांचा शब्द दिमाग में आते ही हम लोगों को सबसे पहले क्या आता है, वो आता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय। ठीक। तो न्यायिक ढांचा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्चतम न्यायालय के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में। वो तो हमारा केंद्र स्तर पर हो गया सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर पे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। अगला टॉपिक रहेगा जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन में जो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमें सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ उसी को अर्थात डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में अध्ययन करना होता है। उसका पद क्या होता है, उसके पद का महत्व क्या होता है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं और उसका कार्यभार क्या होता है, बस इतना ही डिस्कस करना है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था
जो राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो पंचायतें होती हैं, था जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, इसमें हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और इनसे रिलेटेड जो समितियां हैं, जैसे बलवंत राय रहता समिति, अशोक मेहता समिति और लक्ष्मी सिंघवी समितियां, मतलब जितनी सारी समितियां हैं उन सबको हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो फिर आज हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया, आज हम लोगों ने भारतीय संविधान का जो सिलेबस था उसको डिस्कस कर लिया। उसमें क्या क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार आए, मौलिक कर्तव्य आए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आए, संसदीय प्रणाली आई, संघीय प्रणाली आई, जिला प्रशासन आया और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था आया। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, इस टॉपिक को पढ़ेंगे और अच्छे मन से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।